डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंद्र ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंद्र के जाने की जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नानखटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कोर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। ओह, अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा बिनती को यहीं बुला लो, मैं अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? हम बस पढ़ेंगे, एफए कर लें, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला, 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले कबूल दो, हमको नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बताओ। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा चलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूँगा यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा है, चलो, महाराजिन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर्रानी जाती है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली कितनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योंत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है, और खुद अपने आप दुनिया भर घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा, अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए थे और अब देखो 2 बजे हैं, जनाब आते ही नहीं है। और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक तो सुधा को चैन ही नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तहान के थोड़े दिन रह गए और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं।
कब से वह चंदन से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और ख़ास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही, फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ, सुधा बाह झटकार कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और जो ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोले, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसीलिए लड़की अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें। अभी से बेताब क्यों हुई जाती हैं? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ है? मियाँ है मियाँ। चोटी चोटी न सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इस मंगल नहीं नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब मैं आऊँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी है। गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया है, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुण नहीं कि चींटे खाएं। देखूंगी, और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी? यह हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ छुपाया नहीं, न शायद कभी छुपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छुपी न रहती। और रहा मोहब्बत का मामला, तो सच पूछो तो मैंने जो कुछ कहानी में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझसे हुआ ही नहीं। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे उन कविताओं में लिखी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा।
कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे साबिक पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि नाजुक अशआर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छुपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छुपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द का मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए नहीं बनी। और गेसु ने उसका सिर पकड़कर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, उफ, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तू सबको समझती है, इंतज़ार इंतज़ार नहीं। चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे, अब इम्तहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे। राजा, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा है कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछ। अच्छा, जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या जाहिर है? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर को आते हुए सुधा ने बहुत चंदर को आते हुए देखा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था।